हेलो। गुड इवनिंग मैम। मैं चिराग बात कर रहा हूँ हिमाचल लॉक्स टीम से। हेलो सर। जी मैम। मैम मैंने एक ना चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया है गूगल फॉर्म। तो मैम प्लीज़ क्या आप उसको फिर से एक बार इसको पिन टू टॉप कर सकते हैं आपके मैसेज को। ओके। यहाँ पे तो शायद पिन नहीं होते हैं कमेंट्स। ओके। तो मैम क्या प्लीज़ इसको आप कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं, क्लास के एंड में एक बार फिर से देखते हैं अगर। ठीक है, मैं कॉपी कर लेती हूँ उस लिंक को। जी मैम। ओके, मैं क्लास के एंड में भी एक बार शेयर कर दूँगी। थैंक यू मैम। चलो बच्चों, लग जाए काम पे। कल तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? 3 लाइंस पढ़ ली थी। यस मैम। ये वाला पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ था। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करो, ट्राई करने का। ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन की कल आप लोगों ने कितना समझ में आया है। मुझे आंसर बता देना कि मैं आंसर मैच करूंगा, और ये आप लोग ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्व दिस। एवरीवन सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आपको 2 पॉइंट्स पे फील्ड इंटेंसिटी सॉल्व निकालनी है, 2 एंड्स पे, एक सी एंड पे और एक डी एंड पे। ठीक है, डी के लिए कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। हम लोग कंपोनेंट्स करना सीख चुके हैं, करेक्ट? एक सेकंड, एक बार। देखो आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स देखते हैं, आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया। देखो, पहले सी के लिए निकालते हैं। बच्चों आए एक आध का आंसर। सी के लिए क्या होगा? देखो यहाँ पे आपके पास 2 चार्जेस हैं, ठीक है? एक ए पे एक चार्ज है और एक बी पे। आंसर आने चाहिए भाई, मैं बस क्वेश्चन बता रही हूँ। ये -√20 पे रखा हुआ है, ये √20 पे। इन दोनों की वजह से आपको पॉइंट सी पे
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कि इन दोनों पॉइंट्स की वजह से सी पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी होगी, राइट। इस पॉइंट, ये पॉइंट कितनी दूरी पे है वही ओरिजिन से, 2√2, और बी वाला पॉइंट कितनी दूरी पे है, ये भी √2 पे और ये भी √2 पे। तो आपको इस पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बी पे जो चार्ज है वो -2 माइक्रोकूलम्ब है, ए वाला जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम्ब है। तो देखिए कैसे निकालोगे। जो बी वाला चार्ज है बच्चों, वो ये बताओ वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। Yes, ma'am. तो यस, अब बताओ फिर आगे, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। इनवर्ट। Inwards. हाँ, वेरी गुड, इनवर्स होगी। तो किस तरफ बनाओ इसकी डायरेक्शन, सी के बाहर या सी के इधर की तरफ, बी के टुवर्ड्स। तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी, ठीक है। अब ए वाला जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी Positive. वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, आउटवर्ड्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ए। यस मैम। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप क्या फाइंड करोगे, ई नेट। बताओ ए में से बी माइनस करूं या बी में से ए माइनस करूं। बी में से बी में से ए। क्योंकि बी वाला साइन, बी वाला क्या है, इसके क्लोजर है, तो बी विल बी मोर इफेक्टिव देन द ए वन, तो यू विल कैंसिल आउट ई बी माइनस ई ए। चलिए अब मुझे इसका सॉल्यूशन बता दीजिए कितना है, तभी कैलकुलेशन तो खुद करोगे, अब मुझे आंसर बताओगे कितना है। टाइम लो। कितना आ रहा है, ईबी लिखो। ईबी जब लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे कितना है भाई, इसकी वजह से के तो रहेगा, चार्ज कितना है हमारे पास, 2 माइक्रोकूलम। और इसकी रेडियस की डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक, Root 2. √2। वेरी गुड। माइक्रोकूलम में तो 10⁻⁻⁶ भी कर दो, ठीक है। माइनस, ये वाला चार्ज भी माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए वाला बताओ, साइन तो सेम ही है, चार्ज तो सेम ही है, यस मैम। डिस्टेंस बताओ। 3√2। 3√2. हाँ, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1√2, ये 2√2 और फिर यहाँ से यहाँ तक 3√2। तो बच्चों जिसको नहीं समझ में आया तो देखो 3√2 स्क्वायर कैसे, ए टू बी, 8 से लेके ओरिजिन तक कितना, √2 डिस्टेंस, ओ से बी तक √2, फिर बी से सी तक 3√2। अब इसका कैलकुलेशन सॉल्व करके आंसर बताइए। सबका इतना ही आ रहा है 8000। देखो तुम्हारे पास मैंने मॉड्यूल्स भेज दिए हैं क्या, नो मैम, एचपी ग्रुप पे नहीं है। नो मैम। नो मैम। 10⁻⁻⁶ ये तुमने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा 1/2, ये कितना बचा 1 -1/3 3 9 इंटू 2 18। 18. सॉल्व करो इसको, ये कितना आया 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻⁻6, कितना आ गया, सॉल्व करो। $36, ठीक है। 18 2 36 होगा ना। यस मैम। चलो सॉल्व करो, 9 2 18 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 36, तो कितना आया मैम 8000। 8000। पक्का, सबका इतना ही आ रहा है। 8000. यस मैम। और हाँ तो Yes, ma'am. कितना आया 8000 न्यूटन पर
कूलम, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई। डी के लिए बताओ, डी के लिए कैसे करेंगे? देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव है, इसकी वजह से डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली। इतनी लेट कौन जॉइन कर रहा है ये? अच्छा साइन भी बताओ एक बार, साइन साइन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है इसमें 8000 वाले में? जहां 8000 आया वहां पे साइन क्या आ रहा है? वो तो तुम खुद निकाल लोगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसकी तरफ ज्यादा होगी? जो नेट निकल के आएगा वो किधर आएगा? ये वाला जो है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो जो डायरेक्शन आएगी वो किसकी तरफ आएगी? लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, नेगेटिव। टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। ये देखो, और लेफ्ट को हम लोग किससे शो कर रहे हैं? देखो माइनस से, माइनस। माइनस, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में भी एरर हो जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस का आना चाहिए, क्योंकि नेट तो ईबी की वजह से होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, उसकी वजह से साइन क्या लगाएंगे? माइनस, ठीक है। अब डी वाला देखिए, डी वाला ये देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होंगे? कंपोनेंट्स बनेंगे, करेक्ट। तो कंपोनेंट्स बनाओ कैसे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई गई, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपका एंगल थीटा बन रहा है, तो ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन यहाँ जाके भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी, ठीक है। यानी ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बन गया, तो ये क्या आ गया? ई कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे भी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी यहाँ पे, ठीक है, समझो ये वाला एंगल थीटा है, इसकी वजह ये एडी और डीबी बराबर है लेंथ में, ठीक है, क्योंकि देखो ये भी √2 था और ये भी √2 था, तो ये वाली जो डिस्टेंस पीजीटी से निकालोगे तो क्या आएगी? बराबर आएगी, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है तो बच्चों किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये लाइन यहाँ भी थीटा एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ भी प्लस ई कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे इसका ई साइन थीटा और यहाँ पे इस वाले ई का जो नेगेटिव की वजह से है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। यस मैम। ये कितना बनेगा? 2e cos थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो की तो वैल्यू के कितना है? क्यू बाई 2 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालोगे बाय पीजीटी, अगर ये √2 है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? डायरेक्ट ये बीच वाला निकालना पड़ेगा पहले, तो ये वाली डिस्टेंस, फिर उसके बाद कौन सी डिस्टेंस निकालोगे? ये वाली, ठीक है। ये वाली कितनी है? √2 गिवन है, देखो 0 से √2 पे, ठीक है, यानी √2 पे, तो ये बीच वाली डिस्टेंस कितनी होगी? √2, देखो ये गिवन है ना, ये दे ये दी इसकी वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? √2। तो बाय पीजीटी आप क्या कर सकते हो? ये वाली वैल्यू ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी आएगी भाई? √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर 2 प्लस 2, कितनी आ गई? 4, यानी एडी स्क्वायर रूट कर दो ये, यानी 2, तो ये कितना डिस्टेंस आ गया? 2 आ गया भाई, ठीक है। तो के स्क्वायर मैग्नेट के, और ये चार्ज कितना था? 2 × 10⁻⁻6, 2 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू रख दी, डिस्टेंस कितना है? 2 का स्क्वायर। कॉस थीटा बताओ कितना आएगा? कॉस थीटा बताओ। देखो ये आपस में ये कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री, बट आपने बीच में से अगर इक्वल एंगल्स पे कट करेंगी तो ये कितना एंगल होगा? 45 डिग्री। 45। कॉस कितना हो गया? 45। 45 की वैल्यू रख दो डायरेक्ट, कितनी? 1/√2। अब सॉल्व करो, चलो आंसर बताओ। ये 2 2 जा 4 और ये भी 2 2 जा 4, ये तो कैंसिल ही हो गए, ठीक है। यहाँ बचा के की वैल्यू 9 × 10 और ये -6 और ये कितना? +3 डिवाइडेड बाय √2। यही आंसर होना चाहिए, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, यही आंसर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में होगी, जे कैप में किधर होगी? आई कैप। हाँ,
आई कैप में क्यों होगी, देखो कहाँ पे आ रहा है नेट हमारा, ई कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो ई कॉस थीटा इधर आ गया। डन। चलिए यस अब एक बार देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखो कल मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से समझाया है, राइट। तो तुम लोग मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज एक एक करके बताते जाओ और मैं यहाँ पे लिखती जाऊंगी। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच और अदर। सब बच्चे नहीं बताएंगे, एक एक करके मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएंगे। देखती हूँ ना कितने बच्चे कितना पढ़ रहे हैं मेरी क्लास में। चलिए अब हम पूछते हैं। अभिषेक सांख्यान बताइए। अभिषेक बताइए। अभिषेक मैम एक सांख्यान। हाँ, कोई भी एक प्रॉपर्टी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट होता है ना उनका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये एट तो मैंने दैट बताया पॉइंट। ही नहीं, ये तो मैंने जो तुम्हें बताया है मुझे वो वाले पॉइंट बताओ। देखो मैंने कल की क्लास में जो तुम्हें बताया था वो क्या बताया था कि फील्ड लाइंस never intersect. विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। मैंने नेगेटिव तुम्हें ये नेगेटिव बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगे। यस मैम। और फील्ड लाइंस टर्मिनेट कहाँ होंगी, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज। नेगेटिव चार्ज। विल टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्जेस। जो जो प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने पढ़ी है हम वही बात करेंगे। विल मैम टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्जेस। हाँ जी। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। हाँ वो तो हमें पता है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो इमेजिनरी लाइंस है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो तो हम रिप्रेजेंटेशन के यूज करते हैं। यस तीसरा मैम। क्या, देखो ये इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी बट नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएंगी, है ना। तो लिखो यहाँ पे यस सबसे बड़ी खास बात कि फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप, राइट, विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कि कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगे। क्लोज लूप क्या होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव गई और नेगेटिव से पॉजिटिव वापस आ गई, तो ऐसा इन केस में कभी भी नहीं होगा। ये आप लोगों ने पढ़ी, ये चीज हम कल तीनों पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। चौथा पॉइंट देखो, फील्ड लाइंस क्या होंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फील्ड यस। लाइंस, हाँ, विल नेवर इंटरसेक्ट। ये कभी भी क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, देखो अगर मान लो यहाँ पे स्पेस में कोई एक पॉइंट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आई इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आई और ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, स्पेस में एक ही पॉइंट पे वी हैव टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट कैन नेवर बी हैपन बिकॉज व्हाई, टेल मी द आंसर व्हाई। मैम इसकी इंटरसेक्ट, मैम इसकी दो डायरेक्शंस हो जाएंगी फिर। हाँ और मैम दो डायरेक्शंस नहीं होती किसी की भी एक पॉइंट पे। एक, हाँ एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं होंगी, उसका उसी का रीजन पूछ रही हूँ क्यों। ये तो तुमने पढ़ लिया कि दो डायरेक्शन हो जाएंगी। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, राइट। तो हम वेक्टरली क्या करेंगे, वेक्टरली इनको ऐड करेंगे, राइट। तो ये दोनों मिला के भी हमें क्या देंगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देंगी। तो वही है कि जब हमको क्या करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कराना पड़ेगा और हम लोग देखेंगे कि हाँ इसकी एक डायरेक्शन निकल के आ रही है या नहीं आ रही है। बस इतना ही।
ठीक है, तो ये Yes, ma'am. अब एक और एक दो पॉइंट्स बताओ, और कौन कौन से पॉइंट्स तुम्हारे नजरिए से हो सकते हैं। एक पॉइंट देखो, ये अभी तक तुम लोगों ने इतने ही बारे में पढ़ा है। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर इलेक्ट्रिक जितना बड़ा चार्ज होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होंगी। या मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक है, कि जितना बड़ा चार्ज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज के कारण उतनी ही ज्यादा होंगी। ठीक है, सिक्स पॉइंट, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will give क्या, density of electric field lines will give the intensity और strength of electric field। ये इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि स्पेस में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्ट यहाँ पे तुम्हारे पास इतने नंबर ऑफ, यहाँ पे इतनी नंबर ऑफ लाइंस है 4। दूसरा कोई पॉइंट है, वहां पे तुम्हारे पास फील्ड लाइंस क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है। ये अब मैं फिफ्थ और सिक्स पॉइंट समझा रही हूँ, तो तुम देख लोगे कि इसका मतलब क्या है, जो ये फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं इनका चार्ज एज कम्पेयर टू इन वाली फील्ड लाइन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि कुछ फील्ड लाइंस तुम्हारी स्पेस में इस तरीके से, सॉरी ये टच नहीं करेगा, ठीक है, और ये स्ट्रेट होंगे। इसका क्या मतलब है, देखो इस वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, डेंस डेंस है, मतलब वेरी क्लोजर। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे कैसी हैं, वो दूर दूर है। तो तुम इस चीज से क्या बोल सकते हो कि जहां पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो डेंसिटी से तुम स्ट्रेंथ मतलब अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, Yes, तो ma'am. यहाँ पे ये क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए ही। अभी मैंने बताया था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो ये Q है, ये 2Q है। अब बताइए कैसे करोगे। Q की वजह से 10 है और आपको निकालनी है 2Q की वजह से कितनी होंगी, एन डैश निकालना है। तो देखो कैसे करो, 2Q इक्वल्स टू एन डैश। आगे बताओ, मैं एक बार आंसर देखती हूँ किस किस के आ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट एक बार दोबारा समझा दो तनीषा। फिफ्थ पॉइंट ये न्यूमेरिकल ही है, जो अभी मैं न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना इसी के लिए न्यूमेरिकल लेके आई हूँ। इसका मतलब ये है कि जितना चार्ज होगा ना उसकी जो नंबर ऑफ फील्ड्स लाइंस होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। अगर आपने चार्ज छोटा लिया है, मान लो जैसे यहाँ पे 10, अगर Q चार्ज है तो उसकी वजह से 10 है, तो अगर आपने 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो आपका चार्ज भी कितना बढ़ जाएगा देखते हैं। डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, ये Q/10। ठीक है, ये नंबर्स को और इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, डिवाइड कर देते हैं। अब देखो फाइंड करो एन डैश, 2Q इंटू 10 डिवाइडेड बाई Q। तो एन डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो बस यही हम लोगों को फाइंड करना था कि फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, चार्जेस के बढ़ने पे ज्यादा हो जाएंगी। तो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 20 हो गई। 20. Yes, तनिषा ma'am. क्लियर? ओके, यस मैम। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स होगी। ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम, ये हम लोग कल चेक कर पढ़ चुके हैं। डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। F इक्वल्स टू QE है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, पहले एफ का और फिर क्यू का। क्यू क्या होता है? चार्ज, जिसको किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर से। तो यहाँ पे एफ का फॉर्मूला mlt-3, चार्ज का एम्पियर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? mlt-3 एम्पियर ऊपर तो A इनवर्स। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन फॉर्मूला। A इज द एम्पियर, ओके, करंट इसके लिए, क्यू के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला हम लोग कल सीख चुके हैं। यहाँ पे एक चीज है, ये वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ो एक बार, सब ये सब जहाँ स्टार मार्क किया है ये पॉइंट सब पढ़ेंगे, खुद से रीड करो इसे। मैम पढ़ लिया? ठीक है, तो क्या समझ आया? देखो ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉजिटिव चार्ज। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उस पे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मान लो यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस पे कोई कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई भी फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये क्यों होगा? प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगी वो कहाँ होंगी बच्चों? आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो भी कहाँ लगाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, और इसको रिपेल फोर्स, जब इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन भी ये है। तो इसलिए बोल दिया कि पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सेम है। बट ऑन द अदर हैंड यू कैन सी हियर क्या लिखा है? नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट हो जाएगी। क्यों? देखो क्यों हो जाएगी। ये अगर ये आपके पास क्या है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है और यहाँ पे स्पेस में कोई नेगेटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से फील्ड लाइंस कहाँ है भाई? आउटवर्ड्स। तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, बट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? देखो, अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? इनवर्ड्स। तो वही इस चीज को घुमा के समझाया है कि नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसको कर लेना नेगेटिव चार्ज के लिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे कूलम्ब्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था, ऐसे ही क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किसको फॉलो करेगी? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। तो हम लोगों ने अभी पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज के लिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडीज देखो क्या होती हैं। कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडीज समझो, यहाँ पे ध्यान से, नया टॉपिक है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडीज इस तरीके से होती हैं कि वो उन पे, मान लो मैंने यहाँ पे अभी एक रॉड ली, ठीक है, एक रॉड ली, ये रॉड पे मैंने बोला कि टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। ठीक है, रॉड पे कैपिटल चार्ज क्या है? टोटल चार्ज इज कैपिटल क्यू। ओके, अब मैं क्या मान सकती हूँ कि जो ये पूरी रॉड है बच्चों, ये छोटे छोटे चार्जेस से बनी होगी। देखो ये जो रॉड है ये छोटे छोटे चार्जेस से मिलके बनी है, राइट। अब मैं यहाँ पे ये बोलती हूँ कि जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है, ये जो चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए स्टूडेंट्स? जब हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडीज की बात करते हैं, यूनिफॉर्मली, हमेशा। ठीक है, यस मैम। जब मैं बात करूं कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडीज की, तो ये चार्ज हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि ये छोटा छोटा चार्ज डी क्यू चार्ज, छोटा छोटा चार्ज, चुना चुना चार्ज मिलके एक कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो रॉड पे बना रहा है। ठीक है, और वो चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का क्या मतलब होता है कि हर पॉइंट पे चार्ज क्या होगा? जब आप मान लो इसका मतलब क्या है ये समझो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब, ये तो समझ तो गए होंगे पर एक बार समझ लो कि यहाँ पे चार्ज मैं मान लेती हूँ 1 कूलम्ब है। ठीक है, फिर मैं यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे चली, अभी समझ लो, तो यहाँ पे भी 1 कूलम्ब चार्ज होना चाहिए। फिर आप 1 मीटर की दूरी पे चले तो यहाँ पे फिर 1 कूलम्ब चार्ज होना चाहिए। यानी आप जितनी दूरी पे चल रहे हो, आपको हर दूरी पे चार्ज की वैल्यू क्या मिल रही है?
सिमिलर मिल रही है। तो इन तरीके के चार्जेस को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। ठीक है, इतना तुम लोगों को समझ आया कि कॉन्टिन्यूअस बॉडीज क्या होंगी और यूनिफॉर्मली चार्ज क्या होगा, ये दो चीज समझ में आई। ठीक है, अब देखो लीनियर का क्या मतलब है। लीनियर चार्ज बॉडीज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको कैसे निकालेंगे, देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब मैंने तुम्हें क्या बताया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुजर गुजर कर रहे अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे देखो अगर मैं कहूँ इस पूरी रॉड का, बच्चों मैं बोलती हूँ लेंथ कितनी है, पूरी रॉड की लेंथ कितनी है L, ठीक है, और टोटल चार्ज मैंने कितना बताया है इस पूरी रॉड का, कैपिटल Q। ठीक है, तो अब मैं बोलती हूँ कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका अगर मैं निकालना चाहूँ, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने अभी समझाया था ना कि हर लेंथ पे चार्ज कितना है, बराबर 1 कूलाम, हर लेंथ पे 1 कूलाम चार्ज, हर लेंथ पे 1 कूलाम चार्ज। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आप निकालना चाहो तो कैसे लिखोगे, चार्ज, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको किससे डिनोट कर सकते हैं हम लोग फिजिक्स में, किससे डिनोट कर सकते हैं बच्चों, लैम्डा से। लैम्डा। तो लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ये देखो यहाँ पे लेंथ है, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो कैसे ऑब्जेक्ट होंगे, जो वन डायमेंशनल होंगे, है ना, लीनियर। वन डायमेंशन जो यहाँ रॉड है, इसको ये मत समझना कि आयरन की जो बड़ी बड़ी रॉड्स आप देखते हो घर में ये वो वाली रॉड्स है, नो। जो सुई होती है ना, सुई जिसकी क्या हो लेंथ एज कंपेयर टू उसकी विड्थ क्या हो, ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, है ना, एकदम लंबी होगी, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ उसका जो हम लोग डायमेंशंस देखेंगे वो सिर्फ क्या होगा बच्चों, डायमेंशन सिर्फ लेंथ होगा। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ किसके लिए लगाएंगे, जो बॉडीज कैसी होंगी, 1D होंगी। ठीक है, इतना समझ आया, यस मैम। क्योंकि हम लोग किसकी टर्म्स में बात कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ की टर्म्स में। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लैम्डा, लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको। यूनिट आप निकालोगे तो देखो कितनी हो जाएगी, चार्ज की यूनिट कूलाम, चार्ज पर मीटर। चार्ज की यूनिट कूलाम, लेंथ की यूनिट मीटर, तो कूलाम पर मीटर। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट, अब देखो कौन कौन से तुम्हारे जो फिजिक्स में काम आने वाले हैं, जहां पे तुम्हें कई बार बच्चे पता है ये कंफ्यूज होते हैं जब कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, कहाँ पे लैम्डा लेना है, कहाँ पे, अभी दो चीजें और पढ़ाऊंगी, कहाँ पे क्या क्या लेना है। तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए पहले लिख दिया है। तो देखो जब रॉड के लिए या लीनियर वायर के लिए निकालोगे तो आपको जो क्या लेना पड़ेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी लैम्डा से यूज करोगे। ठीक है, और ये क्या है, वायर, ये क्या है, सर्कल, यानी ऐसा सर्कल जो सिर्फ किससे मिलके बना हो, वायर से, पतली सी वायर हो। ठीक है, पतली सी वायर हो और उसको क्या कर दिया मैंने, लेंथ थी पहले तो, जैसे मान लो यही जो रॉड है पतली वाली एकदम तार के जैसी वायर है, उसी वायर को क्या कर दिया मैंने, सर्कल में फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो और क्या हो गया फिर आपके पास दूसरा सर्कल, रिंग के लिए, इसको आप बोलोगे फिजिक्स के टर्म्स में रिंग। तो रिंग हो गया और एक हो गया आपका लीनियर वायर, ये तार की नुमा होगा, जो ये रॉड हम बोलते हैं ये एक तार के जैसा होता है। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि मैम ये लैम्डा लिखने का फायदा क्या है, राइट, तुम पूछोगे कि क्या फायदा है इसका। इसका फायदा ये है बच्चों, मान लो मैं कहूं कि बस मुझे इतने एलिमेंट के लिए तुम क्या निकाल के दे दो, चार्ज निकाल के दे दो, सिर्फ इतने एलिमेंट के लिए। मैंने बोला कि इस एलिमेंट का चार्ज dq है, आप मुझे इतने एलिमेंट का चार्ज निकाल के दे दो, dq एलिमेंट का कैसे निकालोगे, तुम्हें चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L है ना, और अगर इसको मल्टीप्लाई बाय dq कर दो तो आपके पास कितना चार्ज मिल जाएगा, dq का चार्ज मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग इन चीजों का यूज करते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर छोटे से एलिमेंट के लिए चार्ज निकालना है तो फायदा देखो इनका क्या है, छोटे एलिमेंट, कॉपी में नोट्स बनाते चलो जो मैं बोल रही हूँ, छोटे एलिमेंट के लिए जब आप चार्ज निकालोगे, जैसे यहाँ पे रॉड पे सिर्फ छोटे एलिमेंट के लिए dq निकालना है। ठीक है, तो dq कैसे निकालोगे, देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखा और कितनी किसके लिए चाहिए, dq के लिए चाहिए, तो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय dq कर दिया। ठीक है, ऐसे हम आप क्या कर सकते हो, इस dq का चार्ज फाइंड कर सकते हो।
और कैसे लिख सकते हो, देखो क्यू बाय एल किसके बराबर है, क्यू बाय एल लैम्डा के, और इसको कैसे लिख सकते हो, लैम्डा डी क्यू। ठीक है, तो ये आपका चार्ज आ गया स्मॉल एलिमेंट के लिए। आगे बढ़ेंगे जब आप खुद से निकालोगे ऐसा, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये कब यूज होगी, जहां पे हमारे पास कैसे ऑब्जेक्ट्स होंगे बच्चों, 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से, जिनके पास एरिया भी होगा, जिनके पास एरिया होगा मतलब लेंथ और विड्थ दोनों चीजें अवेलेबल होंगी, तब आप क्या यूज कर सकते हो, सरफेस, मतलब लेंथ है और सिर्फ विड्थ है। ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, पहले तो वो ऑब्जेक्ट तुम एक बार खुद सोचो। नहीं, वो डीएल के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो देखते हैं अभी, वो समझाने के लिए क्या है। ठीक है, बताइए। देखो क्या हो गया हमारे पास, क्या क्या है, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्फेयर, ये स्फेयर कैसा होगा, हॉलो स्फेयर होगा। ठीक है, यस होलो मैम। स्फेयर में, होलो स्फेयर होगा मतलब उसकी सिर्फ सरफेस पे चार्ज होगा, तो हम कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये होलो स्फेयर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हॉलो सिलेंडर यूज कर सकते हैं, करेक्ट। हॉलो सिलेंडर के भी किस पे चार्ज होगा, सरफेस पे। देखो यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा गलत है, मुझे यहाँ पे अंदर चार्ज दिख रहा है, पर ठीक है, ये 2D है, ठीक है, समझ लो। दूसरा क्या है भाई, आपके पास शीट, शीट मतलब जैसे आपके पास कॉपी है ना, कॉपी का कोई पेज फाड़ लो, उस पेज को जब आप लोग देखोगे तो वो किस तरीके की दिखेगी, एक शीट की तरह से। ठीक है, कॉपी का एक पेज, दिस इज शीट, मतलब लेंथ भी है और उसके पास विड्थ भी है, बट मोटाई नहीं है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, 2D ऑब्जेक्ट्स। तो पेपर जब क्वेश्चन में ये लेफ्ट और इन बार बार कौन से बच्चे हो रहे हैं, हाँ रेनू बोलो। मैम आई वांट टू से दैट ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ ये होलो स्फीयर और होलो सिलेंडर के लिए यूज होगी, या फिर इसको हम लोग मतलब जो फील्ड सिलेंडर होते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं? नहीं देखो, अगर फील्ड, अब एक बात देखो, फील्ड कैसे, अगर फील्ड, अगर जो स्फेयर है और उस स्फेयर के अंदर मास है, यानी वो सॉलिड है, ठीक है, तो वो सॉलिड है, तो अब क्या होगा, ये सॉलिड हो गया तो ये 3D ऑब्जेक्ट हो गया। तो 3D के लिए जब हम बात करते हैं तो क्या निकालते हो, वॉल्यूम, क्या निकालोगे, वॉल्यूम। तो स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है वो किसके लिए, वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो वहां पे तीसरी डेंसिटी आएगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो होलोस्फीयर, अब देखो इस डेंसिटी को बच्चों रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे, सिग्मा से। दिस इज व्हाट, यस सिग्मा। तो ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट सरफेस, यानी आप पर यूनिट सरफेस पे चार्ज निकालना चाहते हो कि इतने, सिर्फ इतने इतने सरफेस पे कितना चार्ज है पर यूनिट सरफेस पे। तो आपने कैसे निकाला, टोटल चार्ज को डिवाइडेड बाय एस कर दिया। और ये कब पॉसिबल है, जब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो यू कैन नेवर यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तभी तो चार्ज पर यूनिट सरफेस थे आ गया, मतलब पर यूनिट पे इतना चार्ज है, और आपको जितनी यूनिट पे चार्ज निकालना हो आप निकाल सकते हो। जैसे कि देखो कैसे, अगर मैं एक शीट, ये शीट है समझो, ठीक है, ये समझो कि ये हमारे पास क्या है, ये शीट है। अच्छा, इस शीट पे मैंने बोला है कि इस शीट का एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोला कि टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, मैंने क्या बोला, मान लो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 8 कूलम, करेक्ट। पर यूनिट चार्ज कितना आ गया भाई, 8/2, 8/2 ही तो आएगा, क्यू पर यूनिट एरिया, तो यानी 4, यानी हर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2, हर एरिया पे, यहाँ पे एरिया पे आया, पर यूनिट एरिया का चार्ज है। ठीक है, अब आपको मैं बोलूं कि मुझे 0.5 एरिया का चाहिए, तो कैसे निकालोगे, पर यूनिट एरिया का कितना आया है, 4। यस मैम, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 का, राइट। अब 0.5 का कैसे निकालोगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करके। तो ये इसलिए बेनिफिट होता है कि आप हर छोटे से छोटे एरिया का भी चार्ज निकाल सकते हो। इतना क्लियर है कैसे क्या करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम के लिए देखो, अब आपके पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है, जहां पे तुम
तुम्हें वॉल्यूम के लिए काम करना है, तो वो है सिर्फ दो, एक तो सॉलिड स्फीयर, जब आप फाइंड करेंगे सॉलिड स्फीयर, बस एक यही है, ठीक है, आपके काम का सॉलिड स्फीयर। अब देखो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, जैसे ये क्यूब है ना, क्यूब के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरी वॉल्यूम पे। तो जब चार्ज पूरी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो आप क्या निकालोगे भाई, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, और हम इसे किससे डिनोट करते हैं भाई, रो से। ये क्या है, रो, ठीक है, दिस इज व्हाट, रो। अब इसमें देखो, अगर आपको डीक्यू चार्ज निकालना है, यानी एक छोटे से एलिमेंट का चार्ज निकालना है, तो देखो आप कैसे करोगे, रो इक्वल्स टू, अब छोटे से एलिमेंट का निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, डीक्यू वॉल्यूम, तो ये टोटल ये हो जाएगा कितनी यूनिट के लिए, वो छोटी सी यूनिट होगी, जैसे यहाँ पे ये डीवी, ये क्या हो गया, डीवी। तो देखो यहाँ से छोटी एलिमेंट का चार्ज कितना निकल के आ गया, रो डी, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, रो डी वी। अब वहां पे जब लैम्डा था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, अगर वहां पे लैम्डा के लिए चार्ज निकालोगे, डी क्यू बच्चों कैसे निकालोगे, लीनियर के लिए लैम्डा डी lambda एल, into ये लिख लो, लैम्डा डी एल। सरफेस के लिए डी क्यू चार्ज कैसे निकालोगे, सिग्मा sigma into T है। टी एस। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, तीनों अपनी नोटबुक में नोट कर लो। डन, यस मैम। Yes मैम। यस मैम। लिखना डन। यस मैम। Yes मैम। ठीक है, तो अब देखो क्या, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, देखो सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axis at a distance x from the center of uniformly charged ring। किसके लिए निकालेंगे, सबसे पहले एक रिंग के लिए निकालेंगे, ठीक है। Yes मैम। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन सी डेंसिटी लेके चलेंगे, linear charge density lambda। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, देखो सबसे पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले बनाओ एक सर्कल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। किस डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। अभी देखो ये डिस्टेंस सेंटर से है x, ठीक है। रेडियस कितनी है इस रिंग की बच्चों, r। और मुझे बोला है कि जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पे, वो कितना डिस्ट्रीब्यूट है, कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको इस पूरे सर्कल की वजह से, मान लो ये पॉइंट P है जो इससे x डिस्टेंस की दूरी पे है, यहाँ पे क्या निकालनी है, फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब मैंने बताया है कि हमें पूरे का कैसे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि यहाँ पे छोटा डीक्यू चार्ज, यहाँ पे छोटा डीक्यू चार्ज, यहाँ पे छोटा डीक्यू डीक्यू डीक्यू, और डीक्यू डीक्यू को इंटीग्रेट कर दोगे तो कैसा कैसा चार्ज मिल जाएगा मुझे, कैपिटल Q। capital Q। तो कैपिटल Q किससे बना है, मैंने बोला कि नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस से मिलके मेरा कैपिटल Q बना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे एक छोटा सा डीक्यू एलिमेंट कट किया, देखो ये फायदा है, छोटा सा डीक्यू एलिमेंट कट किया। इस डीक्यू, अब ये डीक्यू तो कैसा हो गया बच्चों, पॉइंट चार्ज हो गया। पॉइंट चार्ज Yes को मैम। हमें निकालनी आती है फील्ड इंटेंसिटी, वो अभी हमने कल पढ़ी थी। तो पॉइंट चार्ज के लिए निकाल लो, वो तो मैम ने तुम्हें पढ़ा रखी है। तो पॉइंट चार्ज मानो कि यहाँ पे तो कितना है भाई, डीक्यू है। तो इस डीक्यू की वजह से यहाँ पे आप लोग फील्ड इंटेंसिटी निकालो। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड्स होगी, ठीक है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी हुई, डीई। अच्छा आप थीटा मान लो कि ये अब एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा। अब बताइए अब क्या करें आगे बढ़ने के लिए, चलो बताओ। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इतना बताया, अब कॉम्पोनेंट्स करो सबसे पहले तो, इस डीई के कॉम्पोनेंट्स करो। एक बार क्लियर कर लेती हूँ, ध्यान से समझना। अगर एक सर्कल का समझ लिया ना तो जितने भी सर्कल है ना, हेमिस्फेयर आर्क सबके निकाल लोगे, ठीक है। अरे यार
मैम इधर जो है आर और एक्स का वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ना अगर हमने ये लाइन बनाई तो। यस, अगर डिस्टेंस आपको निकालनी है तो यू हैव टू यूज पीजीटी। करेक्ट। बच्चे इंटेलिजेंट है मेरे बच्चों, मेरे से ये लाइन सीधी नहीं बन रही। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। करेक्ट। अब ये हो गया क्यू, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। तो अब मैं बच्चों तुमसे थीटा पूछना चाहूंगी। मैम मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, आप उससे ले लीजिए। अभी सूर्य कश्यप नाम का आया होगा। आया है ना, तभी मुझे लगा कोई नया बच्चा आया है। तुम कितने आईडी से ज्वाइन कर रहे हो भाई? अनवेरीफाई आईडी आ रही है, बताओ। तो मैम मैं जो लीव कर रहा हूँ यहाँ से, ये वाला फोन चार्जिंग खत्म होगी। ठीक है, ओके, ठीक है, नो वरीज। जी बच्चों, तो ये सबसे पहले तो ये आपने डिस्टेंस निकाल ली यहाँ से, वेरी गुड। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पीजीटी से। अब कॉम्पोनेंट्स तो बताओ मुझे कि एक कैसे निकालोगे। ये देखो, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इसको एक्सटेंड करो, तो ये यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी। तो दिस वन थीटा वाला एंगल कौन सा होता है? कॉस। दिस इज डीई कॉस थीटा। cos थीटा। ये वाला एंगल कौन सा हो गया भाई आपका? डीई साइन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, एंगल हम थीटा की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात और देखो बच्चों, एक चीज और देखो, डीई कॉस थीटा डीई साइन थीटा, यानी दो कॉम्पोनेंट्स बनेंगे। करेक्ट। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो दो कॉम्पोनेंट्स हो गए, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। बट ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और चीज काम करती है, वो होती है सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर एक इसके अपोजिट, इस डी क्यू के अपोजिट जस्ट एक डी क्यू एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? यस मैम। तो यहाँ पे जो डी क्यू एलिमेंट होगा, उसके अपोजिट भी एक डी क्यू एलिमेंट होगा कि नहीं? तो यानी क्या Yes, है? सिमेट्री है। तो हम एक सिमेट्री ले लेते हैं, जैसे ये वाला ले लिया, तो इसकी सिमेट्री जस्ट इसके बराबर में नीचे बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी पॉइंट पी के लिए, वो किस तरफ होंगी? देखो, यहाँ पे ये हो गई आपकी डीई। डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है। यस मैम। जस्ट आपने क्या लिया है? उसके अपोजिट वाला एंगल वो लिया है, डी क्यू। तो ये डिस्टेंस भी बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होने वाली है, और जो ये डीई का जो मैग्नीट्यूड है, ये क्या आने वाला है? सेम। अब देखते हैं कंपोनेंट्स। अब ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, मतलब एक ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल था, इसके साथ ये भी थीटा एंगल बनाएगी। इसका कंपोनेंट यहाँ पे आएगा डीई कॉस थीटा। देखो, दो पेन इसलिए यूज कर रही हूँ कि समझते वक्त पता चले कि किसका कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखो, डीई के लिए एक कंपोनेंट यहाँ गया, दिस इज डीई साइन थीटा। तो देखो, जब जब सिमेट्री बनेगी तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या? डीई कॉस थीटा। तो सिर्फ क्या बचेगा? डीई कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखो, ई नेट सिर्फ कितनी आएगी? एक्स डायरेक्शन में आएगी, डीई एक्स, जो कि किसके बराबर है? डीई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो, अभी डीई है, तो डी क्यू और पी पॉइंट, डी क्यू की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नो इशू, इतना ही है। ये रूट Yes, में ma'am. था, तो स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा भी आएगा और इंटीग्रेशन भी आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले, क्योंकि मुझे तो इंटीग्रेट करना है ना, छोटा छोटा डी क्यू, तो इंटीग्रेशन तो हम करेंगे। कहाँ से कहाँ करेंगे? देखो, यहाँ, अब ये तो देखो सिमेट्री है, राइट? ये तो सिमेट्री है, मतलब इसके नीचे वाले तो क्या हो जाएंगे? साइन कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाने वाले हैं, तो पर पूरे का आएगा। तो देखो, कहाँ से कहाँ, 0 to कहाँ तक के लिए लगाऊं? क्यू। पूरा चार्ज कितना है? क्यू। डी क्यू का कर रहे हो तो 0 से क्यू के लिए लगाओ सम। तो मुझे क्यू तक का चाहिए, जब तक इंटीग्रेट करती रहूंगी डी क्यू को, जब तक इंटीग्रेट करते रहेंगे, जब तक कितना चार्ज ना हो जाए टोटल?
क्यू चार्ज ना हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे थीटा है, तो थीटा को कैसे क्यू में कन्वर्ट करोगे? देखो डायग्राम में से देख के कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। आंसर करो भाई, चैट बॉक्स देख रही हूँ जब से ही मैं। कॉस थीटा की वैल्यू x upon x upon under root r square plus upon x x square. square plus a square की पावर हाफ। क्योंकि देखो कॉस थीटा क्या होगा भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के अपोजिट, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ गया x बाय अंडर रूट R एक्स square plus स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा हटा दे रही हूँ, साइड में लिख देती हूँ, बाकी तो मॉड्यूल्स तो मिल ही जाएंगे। कल आज सर्कल जितने भी उसके क्वेश्चंस होंगे यूनिफॉर्म इसके रिंग के, वो कर लेंगे, सर्कल के लिए, हाफ के लिए, क्वार्टर के लिए। अगली क्लास में लीनियर चार्ज के करेंगे, तो ये फटाफट फटाफट करो इसको। चलो 0 से q गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, k डी क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई है ना, 1 और 1/2 को ऐड कर दिया तो 3/2 हो गई। अब क्या करें, इंटीग्रेट करते जाओ, टोटल चार्ज डी क्यू से कितना बन जाएगा q, तो कितना हो गया k क्यू एक्स बाय अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट हटाओ, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए फील्ड की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब निकालोगे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब आगे बढ़ो, ये कर लिया। अच्छा मुझे बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर पे 0। और क्यों? मैम x 0 के बराबर हो। वेरी गुड, वेरी गुड। सेंटर पे x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0। 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखियो, केस क्या करेंगे, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0, और अगर x वाला पॉइंट ग्रेटर देन r के हो, केस 1, तो क्या होगी वैल्यू, देखो पीछे करो, ये r को क्या कर सकते हो आप, रिमूव कर सकते हो, तो क्या बचा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड k क्यू, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो क्या करोगे k क्यू एक्स बाय एक्स की पावर 3, ठीक है। क्या बचा k क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो ये वही फील्ड है जो हम पॉइंट चार्जेस के लिए निकालते हैं। मतलब जब आपको किसी बहुत दूरी पे एक पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो ये पूरा कॉन्टिन्यूअस चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। तो यहाँ से ये चीज समझ में आई, ठीक है। दूसरा, अब क्या करिए, अब आप निकालिए मुझे कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ से चले ना आप, O से X तक चले, ऐसा कौन सा पॉइंट है, मतलब कौन X की कौन सी वैल्यू होगी जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, ये फाइंड करो, फाइंड ई मैक्सिमम। चलिए करो भाई, फटाफट फाइंड करो, फिर आगे भी करने हैं सवाल। जब भी हम मैक्सिमम वैल्यूज निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर, करेक्ट। तो डिफरेंशिएशन निकालो डीई का x के रिस्पेक्ट में, और क्या कर दो, 0 कर दो, डीई बाई डी एक्स निकालो, ये वाली है आपकी ई, इसको x की रिस्पेक्ट में क्या करो, इंटीग्रेट करो। देखो कैसे, इसको जब इंटीग्रेट करोगे डीई बाई डी एक्स को और 0 के बराबर रखोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आएगी बच्चों, मैं पहले मैं बता दूं या कैलकुलेट करोगे, बताओ।
दो चीज निकालो कि x की वैल्यू क्या होगी, दूसरी निकालो ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, दो चीजें निकलेंगी यहाँ से। तो इंटीग्रेट ये कर सबको करना आता है कि नहीं आता, बताओ। डेरिवेशन की बताऊं, ये डिफरेंशिएशन बता दूं क्या एक बार? देखो एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2 है, तो जो अपॉन वाले के क्यू तो देखो कांस्टेंट है, तो के क्यू को बाहर ले लो, ठीक है। आपके पास बचा x बाय ये 3/2, इसमें u बाय v लगाना है, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो देख लो, काम आएगा। तो के क्यू तो बाहर ही चल रहा है, जो इसमें हम लगाते हैं u बाय v, ये मैथमेटिक्स है वैसे, चलो पर ठीक है मैं बता देती हूँ। u बाय v डिफरेंशिएशन के लिए, क्लास 12 में हो तो डिफरेंशिएशन शायद अभी नहीं आया होगा, ठीक है। u बाय v, तो इस जो अपॉन में टर्म होती है इसका क्या करते हैं भाई, इसका करते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं u बाय v का, यहाँ पे लिखती हूँ। u बाय v का फॉर्मूला देखो, जो अपॉन में है उसका v स्क्वायर, ठीक है। फिर v एज इट इज, जो u वाली टर्म है उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, माइनस, अब u को एज इट इज रखो, जो v वाली टर्म है उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला है हमारा u बाय v का। अब नीचे वाली टर्म का क्या करो, स्क्वायर करो, तो कितना बचेगा 3, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 को एज इट इज, ये है ना v, तो मेरा क्या है, ये है v एज इट इज। x को जब डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स को, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो गया 1 माइनस, अब देखो u को एज इट इज रखना है, u क्या है मेरा x, तो x को एज इट इज रख दिया। अब du को करो, du को करोगे तो कैसे करोगे, 3/2 आगे आ जाएगा, पावर आगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज इट इज, पावर में से 1 माइनस कितना गया, 3/2 माइनस 1 कितना बचा भाई, 1/2, तो ये बचा 1/2। अब x का भी करना है, तो x का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये हो गई। अब सारी टर्म को जीरो के बराबर कर दो, तो के क्यू तो अपने आप खत्म हो गया, तो तुम्हारे पास बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स 3/2, और यहाँ से ये 2x, और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो डिवाइड कर दो, ये पूरा टर्म 0 के बराबर चला गया, इसको इक्वल्स टू में कर दो, ठीक है। क्या बचेगा भाई, देखो 2x स्क्वायर बाय, ये 2 से 2 कट गया, ये पावर कटेगी, कितना बचेगा, ये 3/2 है, ये 1/2 है। यहाँ से आया तुम्हारे पास 3x स्क्वायर, इसको यहाँ पे अपॉन में 1/2 कर दोगे, तो माइनस 1/2 कितना बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी बची, 3/2 माइनस 1/2 यानी स्क्वायर, ये बचा कुछ कुछ, है ना। ये देखो यहाँ पे ये 1/2 है ना, ठीक है। सॉल्व करके बताओ भाई कितनी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर बताओ, क्या क्या चीजें कैंसिल हुई, क्या क्या बचा। तो देखो जब इसको पूरी को सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, r के टर्म्स में r/√2। ये वाली कैलकुलेशन कर लो, मैंने पूरा फॉर्मूला बता दिया, इसी फॉर्मूले से सॉल्व होएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में बता दिया किस तरीके से। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई, r/√2। तो जब आप इस वैल्यू में r/√2 की वैल्यू रखोगे तो ई मैक्सिमम कितना आ जाएगा भाई, ई मैक्सिमम कितना आएगा बताओ, ई मैक्सिमम कितना बनेगा, ई मैक्सिमम कितना बनेगा, रखो वैल्यूज बताओ, चलो इस वैल्यू में r/2 रखो, x की वैल्यू, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे x की वैल्यू r/2 रख के मुझे आंसर चाहिए अभी, देख रही हूँ किस किस का आ रहा है। वेरी गुड, हाँ ये आंसर तो आ गए। अब मुझे x की वैल्यू बताओ, मैक्स ई की वैल्यू बताओ मैक्सिमम कितनी आएगी, मैम 4/3√3 KQ/r²। कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक हुई है, 4 नहीं आएगा, देखो ई मैक्सिमम की वैल्यू आएगी 2KQ 3√3r², ठीक है, ये वैल्यू।
तो अपनी नोटबुक में नोट्स बना के लिख लो ई मैक्सिमम की वैल्यू और किस वैल्यू पे आया है, ये दोनों चीजें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एलिमेंट लेना आ गया, या एक बार और देख लो, फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का है वो तुम ही करोगे। देख लो एक बार ध्यान से किस तरीके से कंपोनेंट्स लिए हैं, क्या करेंगे। देख लिया बहुत अच्छे से। अच्छा एक बार अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ भी है। तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे ये मानूं कि ये है आर वाई एक्सेस में, सॉरी एक्स एक्सेस में, और वाई एक्सेस में मैं लेके चलती हूँ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम तो देखो किस तरीके से आएगा इसका ग्राफ, कुछ इस तरीके से आएगा। बाद में किसकी तरफ बढ़ती चली जाएगी, इंफिनिटी की तरफ। मैक्सिमम वैल्यू कितने पे थी भाई, आर की वैल्यू कितनी थी, आर बाय रूट टू। तो यहाँ पे कहीं पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी, एक्स इक्वल्स टू आर बाय रूट टू पे। तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। अगर चार्ज अगर नेगेटिव वाला हो, माइनस क्यू हो, तो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, देखो अपोजिट में बनाओगे, और इन टेंस टू इन्फिनिटी होता चला जाएगा। टेंस टू इन्फिनिटी क्यों जाएगा, देखो किस पे डिपेंड कर रही है वैल्यू, डिवाइडेड बाय एक्स पे है। तो एक्स जितना जितना बढ़ता जाएगा यानी वो वैल्यूज इनफाइनाइट की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी जब मैक्सिमम निकालोगे तो किस वैल्यू पे जाएगी, एक्स की वैल्यू जाएगी आर बाय रूट टू पे। तो दिस इज द ग्राफ। पेपर में कई बार ग्राफ भी आता है, 5-6 ग्राफ दे देंगे कि ये किसका ग्राफ है, वो टिक करो, या फिर पूछ लेंगे कि सर्कुलर ये चार्ज है, इतनी दूरी पे एक पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे किस तरीके से डिपेंडेंट होगी। बहुत तरीके के सवाल बना देंगे और कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो नहीं होना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेक इनफ टाइम एंड सॉल्व इट। और दिमाग लगाना है, जहां समझ नहीं आए वो पूछो। इस केस में हमने क्या लिया है, सेमी सर्कुलर रिंग ले ली, ये बता देती हूँ। रेडियस जिसकी आर है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या करोगे, एक छोटा सा डीक्यू एलिमेंट कट करो। इस डीक्यू एलिमेंट के लिए इस पॉइंट पे क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई थीटा एलिमेंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ई, मान लो थीटा तुमने यहां से लिया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किस तरफ कॉस थीटा लूं, किस तरफ साइन थीटा, पहले तुम मुझे ये बताओ। देखो ये वाली लाइन इस हॉरिजॉन्टल के लिए थीटा बना रही है। ठीक है, तो कॉस थीटा किधर जाएगा, ये वाली लाइन इस एंगल पे थीटा बना रही है, तो ये वाली लाइन किस एंगल पे थीटा बनाएगी, यहाँ पे। तो ये वाला एंगल कौन सा होगा आपका, ये ई नेट है, ई एक्स, और दिस एंगल मस्ट बी ई वाई। ठीक है, ई एक्स और ई वाई। अच्छा अब देखो सिमेट्री तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही है। देखो जो यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा उसका एक कंपोनेंट यहाँ भी होगा। मुझे बताओ ई नेट किसकी तरफ आएगा, एक्स या वाई। ये मानो यहाँ पे छोटा डी क्यू काटा है, यहाँ पे छोटा डी क्यू काटा। चलो ये बताओ ई नेट किसकी तरफ आएगा, दोनों में आएगा या एक की तरफ आएगा। चैट बॉक्स में जब से कोई आंसर नहीं आ रहा है, पानी पी लेती। आयुष का आंसर आया है,
वेरी गुड आयुष। पाई में क्यों? कंपोनेंट्स बनाओ। यस मैम, कंपोनेंट्स ने कैंसिल कर दिया ई कोस थीटा वालों ने। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है आयुष। देखो डी क्यू की वजह से ये तो चलो छोटा सा एलिमेंट काटा तो डी थीटा, इसकी वजह से सॉरी इस पॉइंट पे निकालने की ना डायग्राम पूरा अच्छे से बनाते हैं हिसाब से। तो कल वाली क्लास में हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, कल तो संडे है, चलो अगली वाली क्लास में हम लोग उसका पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये आई ई नेट की वैल्यू। तो देखो ये लाइन इसके साथ थीटा बनाएगी, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो यहाँ भी ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी। अरे ये वाला ठीक है, यहाँ पे भी इसने ई नेट ने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया था। तो देखो तो ये वाली लाइन कौन सी हो गई भाई? ई एक्स। अब ये देखो इसकी वजह से ई वाई कहाँ जाएगा? थीटा एंगल ये है तो ई वाई देखो कहाँ जाएगा? ये लाइन है ई एक्स की, ये ई नेट है, थीटा ये वाला ई एक्स हो गया, और ये वाली लाइन दोबारा से इसके लिए क्या हो जाएगी? ई वाई हो जाएगी। तो देखो ये वाला ई एक्स और ये वाला ई एक्स क्या हो गए? कैंसिल। तो सिर्फ ई नेट किस में आया? मेरा ई वाई में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो ई नेट शुड ऑलवेज बी इन ई वाई डायरेक्शन, ई नेट इक्वल्स टू ई वाई। ठीक है, अब ई वाई की वैल्यू लिखो, कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखते हैं डी ई वाई। चलो इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे। ई वाई की वैल्यू कितनी होगी? इस डी क्यू के लिए निकालोगे पहले तो, ये डी क्यू किसके बराबर होगा ये ये निकालोगे ना पहले। तो देखो ये पूरा क्या है भाई? ये रिंग है तो लैम्डा, यानी पर यूनिट चार्ज कितना है बच्चों? इस पे पर यूनिट चार्ज कितना है? लैम्डा। मुझे इस डी क्यू का चार्ज चाहिए। तुमने क्या लिख दिया? डी क्यू तो लिख दिया, इसका डी क्यू का चार्ज चाहिए। तो देखो अगर ऐसे लिखोगे तो कैसे आएगा? पहले लिखो डी ई साइन थीटा में बन रहा है तो डी ई साइन थीटा लिख दो, क्योंकि वाई का कॉम्पोनेंट क्या होता है? साइन थीटा। ये ई एक्स होगा तो ये कौन सा होगा? कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट, और ये होगा वाई वाला तो साइन थीटा, साइन थीटा। अब आगे देखो, आगे बढ़ो। के डी क्यू, ठीक है, बाय आर की वैल्यू कितनी है भाई? पूरा के अगर सेंटर से ले रहे हो तो हर कोई किसके वजह से होगा? सेंटर पे निकालना है ना, सेंटर पे। तो सेंटर पे पूरी डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए? आर के। तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका साइन थीटा। तो आप देखो कहाँ से चलोगे? ये जो आपने थीटा एंगल लिया है ये कहाँ से ले लो? जीरो से ले लो, और जीरो से पूरा रोटेट करके कहाँ पहुंच जाओ? 180 डिग्री पे। तो आप जीरो से 180 डिग्री पे चल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब आपकी मेन बात आती है, आपको चाहिए डी क्यू। और डी क्यू किस टर्म में चाहिए? देखो हमने लिमिट्स लगाई है थीटा पे, तो डी क्यू को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखो। कैसे लिखोगे? देखो इस पूरे पे कितना चार्ज है? ये पूरा, इस पूरे पे जो भी चार्ज है माना लैम्डा। लैम्डा क्या था? देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इसकी बात करें, इसकी लेंथ किसके बराबर होगी? ये लेंथ थी, इसी का तुमने पाई आर। पाई आर। वेरी गुड, इसी को तुमने पाई आर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी अगर टर्म्स में देखें तो कितने में आ रहा है? क्यू बाय क्यू किसके बराबर आया? पाई आर में। अब तुम्हें सिर्फ इतने का एलिमेंट चाहिए। तो देखो ये एक सेक्टर हो गया, जैसे जब आप लोग ये निकालते थे, अगर ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये वाली आर्क कितने के बराबर होगी? आर्क निकाला है ना, आर्क का फॉर्मूला। आर्क का फॉर्मूला कितना होता है? आर और थीटा। तो ये थीटा है तो ये आर थीटा। आर्क का फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या? आर यस थीटा। मैम। तो अब देखो ये क्या बनी है? ये एक क्या है आपकी? आर की तो है, बट ये एंगल कितना बना रही है? डी थीटा। करेक्ट। तो ये डी क्यू किसके बराबर हुआ? ये आर डी थीटा। आर की किसके बराबर हुई? आर डी थीटा के बराबर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो मैम। तो देखो ये डी कहाँ गया? ये क्यू किसके बराबर आया था? लैम्डा डी क्यू। डी क्यू किसके बराबर आया है हमारा? ये रहा आर डी थीटा।
चार्ज ये आया, तो अब डी क्यू की जगह क्या लिख दोगे, आर डी थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे किसकी, डी क्यू। देखो लैम्डा डी क्यू से भी काम चल जाता, बट यहाँ पे तुम ये चीज देखो क्यों नहीं चला। यहाँ पे आपको टोटल चार्ज बताया है कि क्यू है, 2Q है, कितना है बताओ। नो मैम। सुनो, यहाँ पे मैं टर्म्स को ये समझो कि मैम ने यहाँ पे जब वहां पे तो 0 से क्यू लिमिट लगाई थी, बट यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पे मुझे टोटल चार्ज गिवन ही नहीं है कि मैं छोटा छोटा चार्ज मिला के कैपिटल क्यू बना दूं, करेक्ट। तो अब मैं कैसे चलूंगी भाई, कि यहाँ 0 से लेके मैं 180 पे चल रही हूँ, तो इसीलिए मुझे डी क्यू को किसकी टर्म्स में लिखना पड़ा, थीटा की टर्म्स। तो ये चीजें समझा करो क्यों हो रही है चीजें। तो अब देखो लिखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, के डी क्यू क्या आना था, लैम्डा डी क्यू, इतना चार्ज था, बोलिए। हम साइन 180 हो जाएगा ना यहाँ पर। हाँ ये 180 डिग्री है ना, 0 to पाई या 180, ठीक है। तो देखो के डी क्यू की जगह क्या लिखोगे, लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जो कैंसिल, जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें बाहर लिख दो, के लैम्डा कांस्टेंट है बाहर लिख दो, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी के लैम्डा बाय आर बचा, ये ई की वैल्यू आ रही है। अंदर क्या बचा भाई, साइन थीटा डी थीटा। क्या होगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा भी आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, माइनस कोस थीटा। cos theta. माइनस यस, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा, लिखो नोटबुक में, माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 to पाई। कितना आया आंसर, के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस 180 डिग्री इज +1, और एक सेकेंड, कॉस 81 माइनस होता है ना, -1, Yes. और माइनस कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 तो +1 होता है ना। Yes, ma'am. एक सेकंड, फिर तो भाई कहीं कैलकुलेशन एरर हो गई है कहीं पे। कहीं पे माइनस प्लस की गलती कर दी क्या, ये तो प्लस होके आना चाहिए भाई, 0 to पाई लिमिट है, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, 0 to पाई लिमिट लगाई, माइनस कॉस पाई। देखो एक सेकंड, इसको पूरा एकदम पहले नॉर्मल लिखते हैं, वरना कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हो रही है। ऐसे तो फिर 0 आ जाएगा, कितना आया, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, यही आएगा भाई, ये तो है ना। कहाँ पे कुछ एरर दिख रही है क्या, इस साइन थीटा का पक्का माइनस कॉस थीटा होगा, Yes. तो माइनस कॉस पाई +1, और ये तो फिर -1 हो जाएगा। कहाँ पे क्या एरर हो रही है, सॉल्यूशन तो सही आ रहा है, एम लैम्डा बाय आर साइन थीटा का कॉस थीटा, अगर ये ना हो नेगेटिव, ये प्लस का हो तो कॉस पाई -1 हो जाए, और ये आ जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर। ये तो ठीक आ रहा है एकदम। अच्छा एक सेकेंड, अगर 0 से π/2 लगाएं तो देखना एक बार, के लैम्डा बाय आर आएगा। देखो ये यहाँ तक तो एकदम सही लिखा है हम लोगों ने, यही आना चाहिए, पता नहीं कहाँ कुछ मिस्टेक्स हो रही है। DEY साइन थीटा, किसी को कोई एरर दिख रही है क्या, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, Ma'am, minus cos pi plus cos 0. मैम 1 - 1 हो जाएगा, ये माइनस भी तो है, तो ये भी तो +1 होगा। वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड। देखो मैं जब से यही कंफ्यूजन,
वेरी गुड। तो ये माइनस, ये वाला, ये तो माइनस ही रहेगा, माइनस कॉस पाई, फिर वो वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड। बाकी के बच्चे कैसे सो रहे हो भाई मेरी तरह है? ऐसी एरर तुम लोग नहीं कर सकते, तुम्हें अधिकार नहीं है ऐसी मिस्टेक्स करने का, तुम्हें तो पकड़ना चाहिए क्योंकि तुम तो अभी मैथ्स भी पढ़ रहे हो राइट? तो मैथ्स पार्ट में अगर मैं कहीं एरर करती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैथ्स पार्ट का एरर तुम मुझे बताओगे। वेरी गुड, यहाँ पे प्लस आएगा। तो अब ये कितना बन गया आपका 2k लैम्डा बाय आर, और डायरेक्शन कौन सी है इसकी? आई कैप। ठीक है, वेरी गुड दिव्यांश, आज एकदम मजा आ गया एकदम। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड करो, ये वाला। दूसरा क्वेश्चन करो, इसमें अब रिंग को क्या कर दिया है? क्वार्टर कर दिया है। ठीक है, अब तुम किसी भी पार्ट के लिए अगर डीक्यू को कट करोगे तो देखो यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं बनेगी, कोई कुछ कैंसिल नहीं होगा। अगर ये डीई है, यहाँ से अगर एंगल थीटा, ये डी थीटा लेते हैं, थीटा मैंने एंगल यहाँ से लिया, तो अगर ये इसके साथ थीटा बना रहा है तो ये इसके साथ थीटा बनाएगा। दिस इज ई एक्स, दिस इज ई वाई। अब बताओ क्या यहाँ पे कोई सिमेट्री है एक दूसरे को कट करने के लिए? नो मैम। देयर इज नो सिमेट्री। तो यहाँ पे जो आपकी ई नेट आएगी, तो यहाँ पे समझो किसके बराबर आएगी? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो ई एक्स निकालो और ई वाई निकालो, दोनों निकालो। चलो फटाफट फटाफट आंसर बता दो। ई एक्स किसके बराबर होगी? डीई कॉस थीटा, ई वाई डीई साइन थीटा। चलो सारे हिंट मिल गए हैं, अब सॉल्व कर दो फटाफट। चलिए अब ये क्वेश्चन तुम ही करोगे, मैं दो को सब बता चुकी हूँ, थीटा सब। अब आंसर आना चाहिए सबका फटाफट। एक होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड में देखती हूँ, अगर नहीं मेरे पास मिस हो गया, अभी मैंने फोन फॉर्मेट किया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, चलो मैं दोबारा ढूंढूंगी उसको। कल मैं प्रैक्टिस टेस्ट में कराऊँ, कल प्रैक्टिस जो असाइनमेंट फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं कल उसमें कराऊंगी वो क्वेश्चन। ठीक है, हाँ भाई किसी का आ रहा है? नहीं आ रहा किसी का भी। ई एक्स देखो, ई एक्स कैसे निकालोगे? के डी क्यू बाय वॉट, ये तो डिस्टेंस आर ही रहने वाली है। के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो ए डी क्यू मैंने अभी तुम्हें निकालना सिखाया था क्या? लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर ई एक्स। कितना आया था ये सब सॉल्व करके? लास्ट पिछली वाली क्लास में कितना आया है? मैम के लैम्डा अपॉन आर। पिछली क्लास में 2 आया है, इसमें तो 2 के लैम्डा बाय आर आया है। सेम इंटीग्रेशन ही तो किया है, एक्स ये वाई का किया है, चलो एक्स का कर रहे हैं हम यहाँ पे कॉस थीटा। तो देखो ई एक्स वाला यहाँ पे देखो ध्यान से, भाई नहीं मैं नहीं खेल रही, तुम ही बताओगे, ऐसे नहीं होता। तो ये के लैम्डा बाय के लैम्डा बाय आर, और ये हो गया आपका कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट्स बताओ चलो। 0 से π/2। वेरी गुड। अब ये देखो क्वार्टर है ना, ये 0 ये 90, ये वाला पार्ट तो हम खा गए, तो यहाँ से 0 to 90 डिग्री की लिमिट्स लगाओ। यस मैम। तो कितना आया? के लैम्डा बाय आर कितना आया? कॉस थीटा डी थीटा, साइन कॉस थीटा। का साइन थीटा हो गया, साइन Yes, 90
1, तो खाली यही आया आई यही एक्स। है। यस मैम। तो ई वाई का क्या बन जाएगा, के लैम्डा बाय आर, बाकी टर्म्स तो कांस्टेंट रहेंगी। ये हो गया 0 to 90 साइन थीटा डी थीटा। देखो वहां पे डी क्यू रखोगे आर डी थीटा जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे साइन थीटा जाता, वही कर दिया। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा माइनस कितना ही आया। लगे। अभी इंटीग्रेशन कहाँ किया है, अभी तो साइन थीटा रखा है ना, सिर्फ डी ई साइन थीटा। ये ई वाई निकाल रहे हैं, देखो ई वाई, तो ई वाई क्या है, डी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो भाई ई वाई के डी क्यू की जगह क्या रखोगे, लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आया साइन थीटा। बस वही किया है, के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट, साइन थीटा डी थीटा एज इट इज। अब साइन थीटा को करो कॉस थीटा में, यहाँ पे लिख दिया के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस थीटा 0 to 90 लिमिट। ठीक है, कितना आ गया, अपॉन आर। के लैम्डा बाय आर, नहीं माइनस क्यों आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, 0 वाला फिर प्लस हो जाएगा। यस मैम। आ गया जे, दोबारा वही गलती। देखो मैं तो कम से कम गलतियों से सीख गई, ये तो सीखे भी नहीं, कौन थे ये? नाम बताओ भाई कौन था ये? मैम आयुष था। आयुष। के लैम्डा बाय जे, यानी अब आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हमें तो भाई ई नेट चाहिए, कैसे निकालते हैं भाई ई नेट? नेक्स्ट पेज पे देख, इसी पे कर लो, वरना फिर यहाँ पे देख लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जो जो चीजें कॉमन है वो तो बाहर आ जाएंगी। के लैम्डा बाय आर बाहर आ गया, और इसका क्या बचेगा, प्लस 1, तो क्या बचा भाई, √2 के लैम्डा बाय आर। तो ये तुम्हारी ई नेट। ठीक है, इसकी वजह से मैम माइनस के लैम्डा बाय आर ही तो आ रहा है। माइनस क्यों आएगा, देखना ये साइन थीटा है, साइन थीटा को क्या करा, माइनस कॉस थीटा। तो के लैम्डा बाय आर कॉमन है, ये लगाओगे माइनस कॉस 90 डिग्री, ये आएगा प्लस कॉस 0 डिग्री। क्योंकि ये माइनस है ना, तो जब एक और माइनस इसका लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यही तो सिखाया था यहाँ पे जब एरर आ गई थी, तो जब प्लस लगाया था एरर आई थी, यही तो था। तो अभी कितना आ गया, प्लस का आ गया। ठीक है, अभी भी दिक्कत है क्या, प्लस का क्यों आया? नो मैम। नो नहीं मैम। आयुष आयुष। नो मैम। तो कल जब आप नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, तब आप जब लोग आओगे तो इसी का एक क्वेश्चन दूंगी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर तुम लोगों ने आज यहाँ पे सच में पढ़ाई करी है तो वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इनफ है। मैम मैं लिंक, ग्रुप में मॉड्यूल डाल देना। मैं तुम्हारे ग्रुप में अब तक एडिट नहीं थी, बट आज मैं ऐड हो गई हूँ हिमाचल वाले ग्रुप में, तो आज मैं वो मॉड्यूल सेंड कर रहा हूँ। यस मैम। यस मैम। और क्या, और भी मुझे कुछ कहना था। हाँ, अटेंडेंस, सर ने बोला था लास्ट में अटेंडेंस शेयर कर देना, तो मैं अटेंडेंस शेयर कर रही हूँ। पहले प्रेजेंटेशन स्टॉप करूँ, कहाँ से होगी। ठीक है, ये तुम्हारा रहा अटेंडेंस। चलिए, ये हिमाचल वाले बच्चों की है, दिल्ली वाले बच्चों की आकांक्षा मैम ने शायद ग्रुप पे भेजी हुई है, दिल्ली वाले बच्चों की। ठीक है, वो ग्रुप से फिल कर सकते हैं। तो आई एम लीविंग, जिसने नहीं करी है वो अटेंडेंस फिल कर दो।